हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन तथा माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। उसमें हम देखे थे कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू, या इसी को म्यू इज इक्वल टू भी कहते हैं, कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, और इसका एक और फार्मूला भी होता है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v1 अपान v2। सिंपली इसका फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू हमारा v1 अपान v2। और दूसरा अगर हम एंगल के टर्म में बात करें तो एंगल के टर्म में इसका क्या होता है कि एंगल्स इन टर्म ऑफ एंगल होता है n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। इसका अपवर्तनांक जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है वो होता है साइन आई अपान साइन आर। यही हमारा क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरी बात हमने ये भी देखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो किसी माध्यम की सतह पर गिर रही है, अगर ये जो आने वाली प्रकाश की किरण एंगल आई आपतन कोण 0 बना रही, तो हम देखे थे कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए अर्थात बिना अपना पाथ बदले वो सीधे दूसरे मार्ग में चली जाती है। ठीक, और इस कंडीशन में हमारा एंगल आई भी एंगल आर इज इक्वल टू भी कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा ये बता रहा था कि प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग से सीधे चली जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारा अपवर्तनांक लेमडा के टर्म में हमने पढ़ा था कि 1 अपान लेमडा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है यही n होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1 बाई लेमडा होता है। दूसरा हमारा यही हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और वो भी क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए अब आज हम लोग इस फार्मूले पर जो हमारा क्या होता है कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इस फार्मूले पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ढेर सारा, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है कि ये हम एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी कराना, एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूरा कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। पहला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और कह रहा है कि हमें उस मीडियम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल क्या होगी या ज्ञात कीजिए। तो इसी देखिए इसको लगाते हैं कैसे कि हमारा देखिए हमको फार्मूला अपवर्तनांक का फार्मूला हमको लगाना है। अपवर्तनांक का फार्मूला हमको पता है होता क्या है। अपवर्तनांक का फार्मूला n इज इक्वल टू होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक,
हम इस फार्मूले से और इस क्वेश्चन से देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया। देखिए अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है 1.5 है, ठीक। तो हम अपवर्तनांक की जगह लिखेंगे 1.5 इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, दिया गया है कि यह वायु में प्रकाश की चाल, वायु हमारा पहला माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम, हमें उस माध्यम कौन सा ये नहीं पता करना है, लेकिन ये दूसरा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और हम मान लेते हैं कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v है, ठीक। यहाँ पर हम त्रिया गुणा करेंगे तो हमारा v इक्वल टू आएगा 3 × 10⁸ इसको बस कैलकुलेशन है, हम यहाँ से देखेंगे अगर 1.5 से 3 को काटें तो 10⁻, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 हट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 20, ठीक। 15 दूनी 30 हो जाएगा सीधे। तो 2 × 2 आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अतः उस मीडियम में जिसकी अपवर्तनांक 1.5 था, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, v इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का, जिसमें हमको ज्ञात करना था कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अतः दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल v1 मान लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को v1 से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल को हम v2 कह देते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वायु के सापेक्ष हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक। अपवर्तनांक n, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, हमको किस मीडियम का, कांच का ज्ञात करना है। तो कांच को क्या लिखेंगे, पहले सबसे n डिनोशन हो गया कि n से हम अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रदर्शित करते हैं। तो n के राइट साइड में हम लिखेंगे ग्लास, ठीक। और इसके किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव में प्राप्त करना है, हमें एयर के रिलेटिव में हमें कांच का अपवर्तनांक फाइंड करना है। तो ANG यही हमको फाइंड करना है, ठीक। तो हमको फार्मूला क्या पता होता है कि अपवर्तनांक जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉल्यूशन में देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमको पता है कि वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम, ठीक। n इक्वल टू हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। सिंपली v1 अपान v2 आप लोगों को सीधा सीधा दिया गया है, v1 भी दिया गया है, v2 भी दिया गया। बस हमें केवल कैलकुलेशन करके फाइंड करना है कि हमारा ANG का इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास क्या हमारा कांच है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा हमारा 3/2 और 3/2 जब हमारा 2 से 3 कैंसिल होगा तो आएगा 1.5।
सिमिलरली ये पिछला क्वेश्चन ही था, बस उसमें फाइंड क्या करना है, दूसरे माध्यमिक वेलोसिटी फाइंड करनी थी, और इसमें फर्स्ट मीडियम में क्या फाइंड करना है हमको, 1.5 मतलब क्या हुआ, मीडियम का अपवर्तनांक फाइंड करना है। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, और इसका सॉल्यूशन सिंपली वे में दिया गया है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा केवल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, और ऐसे ही फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पेपर से में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जितना पूछ सकता है हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें, वही क्वेश्चन फिर से दिया गया है, केवल अब की बार मीडियम बदल दिया, जिसमें यहाँ पर कांच था, दूसरा मीडियम हमारा क्या आ गया है, जल आ गया, इसको भी करवा देते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना था, कह रहा है कि एक अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको फाइंड करना है कि अब की बार कांच की बजाय, यहाँ पर कांच नहीं है, कांच के बजाय हमारा जल है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल कितना है, 225। जल में प्रकाश की चाल कितने दिया गया हमारा, 225 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर से वही फार्मूला लगेगा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का फार्मूला होता क्या है, कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1/v2। v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, दूसरा हमारा क्या, v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम जल है। तो सिंपली लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान 225 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा 3/225। अब इसी को कैलकुलेशन करके निकालना है हमारा। ठीक, हम क्या करते हैं कि पॉइंट दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा, फिर से जीरो बढ़ा, 225 एक 225। ठीक, उसके बाद में 75 और 25 यानी 25, 750 अपान 225 से डिवाइड करके जो भी आएगा आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3/3 मान लेते हैं, या कैलकुलेशन करके बस केवल डिवीजन करके फाइंड करना, यही हमारा हो जाएगा n = कितना, n बराबर आएगा 3/225। यही क्या हो गया आंसर इसका, इस मीडियम का जल का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक या दिया गया, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वायु के सापेक्ष, ठीक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको कैसे डिनोट करेंगे, वायु के सापेक्ष जल है, हमने कहा था कि जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा उसको दूसरी तरफ लिखेंगे, यानी यहाँ वाटर लिखेंगे और यहाँ पर n। ये हमारा डिनोशन हो गया इस पूरे सेंस का, जो हमारा सेंटेंस है इसका डिनोशन ANW = कितना दिया गया है, 4/3। ठीक, यहाँ पर 4/3 दिया गया है, तथा दूसरा है कि जल वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सिमिलरली वायु के सापेक्ष, यहाँ पर मीडियम हमारा चेंज हो गया है, कांच का जो अपवर्तनांक है ANG = 3/2 है, 3/2 है। तो कह रहा है तब फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का जल के सापेक्ष WNG हमको फाइंड करना है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। हमारा आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए सॉल्यूशन, एयर के सापेक्ष ANW इज इक्वल टू 4/3 दिया गया है। दूसरा हमारा ANG 3/2। हम क्या करेंगे, हमको किसका फाइंड करना है, कांच का फाइंड करना है। देखिए इसके लिए हमारा क्या, एयर तो कॉमन है। ठीक, तो हमारा लिखेंगे ANG अपान दूसरा जो कांच का होगा ANG अपान क्या हो जाएगा ANW 3/2 अपान 4/3। ठीक, 3/3 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये इसे फार्मूला इसका निकलेगा, क्योंकि ये रिलेटिव में है। रिलेटिव में है ना, हमको किसका फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना होगा उसको अंश में रखेंगे। ठीक, जैसे कांच का फाइंड करना है, एयर तो हमारा दोनों में कॉमन है ना, मतलब क्या हुआ यहाँ से जब प्रकाश, इसका मतलब क्या हुआ ANG अपान ANW मतलब क्या हुआ कि इसमें कहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है हमारा वाटर से ग्लास में जा रही है। अपवर्तन हो रहा है कहाँ से, वाटर से ग्लास में जा रही है। इसलिए हमको किसका फाइंड करना है, कांच का अपवर्तनांक फाइंड करना है। तो हमको पता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में, लेकिन अपवर्तनांक अब जब इसका होता है, अपवर्तनांक होता है 1/V1। तो यहाँ से जब देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 9/8। ठीक, ये ऐसे लगेगा। ये आया कैसे, इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक, देखिए हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास, यहीं पर हम आपको बगल में बता देते हैं। माना हमारे पास दो मीडियम है, एक है कांच और जल, दोनों लेते हैं। कांच है और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, जल है। ठीक, पहले माध्यम में अपवर्तनांक, माना पहला माध्यम क्या है, जल, यहाँ पर जल है और दूसरा कांच है। ठीक, अब पहले माध्यम में इसका अपवर्तनांक है ANW इज इक्वल टू, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं, इसमें जल में जो प्रकाश की चाल है वो है V1 है। ठीक, तो V/V1 ये किसका हो गया, जल का अपवर्तनांक हो गया। दूसरा टर्म हमारा अगर बात करें ANG या कांच में जब प्रकाश की किरण जा रहे हैं तो हमारा V/V2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया दोनों का। हमको अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ये हमको करना है कि अब कांच के सापेक्ष जल का या जल के सापेक्ष जब कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा तो इसी को रेशियो बना देंगे। तो हम जब रेशियो बनाएंगे, पहला अपान दूसरा करेंगे। अगर हमको पहला वाटर का फाइंड करना होगा तो करेंगे V/V1 अपान V/V2। ठीक, V/V2 अपान V/V1, V से B कैंसिल हो जाएगा, V2/V1 आ जाएगा। कब आएगा, जब हमारा प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रहा हो, जब वाटर से कांच में जा रहा हो। ठीक, V2/V1 यही काम यहाँ पर किया गया। देखिए यहाँ पर 3/2 है, 3/2 हमने लिखा और पहला मीडियम जब पहला का अपवर्तनांक कितना था 4/3। आंसर कितना आया हमारा 9/8 हो गया, ये ऊपर गया मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली इस प्रकार से हमारा जो एक फार्मूला और बनता है वो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दें। ये हमारा समझ में आया ना, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, वेलोसिटी जब दो मीडियम के रेस्पेक्ट में अपवर्तनांक हमको फाइंड करना हो तब क्या करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो माध्यमों के वेगों के पदों में अपवर्तनांक। माना कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण, देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि एयर है। ठीक,
कोई प्रकाश की किरण है एयर से सबसे पहले वाटर में जाती है और वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा टर्म है कि दूसरी बार में जब यही प्रकाश की किरण एयर से किसी ग्लास में, यहाँ पर हम ग्लास ले लेते हैं, एक छोटा सा ग्लास मीडियम है, यहाँ पर जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या लेते हैं, μ1, इसका μ1 ले लेते हैं, दूसरा इसका μ2। ठीक, माना प्रकाश की किरण, अब एयर की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, माना वायु का वेग v है तथा जल में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है। सिमिलरली अगर हम करें कि पहले माध्यम में दूसरे केस में जब हमारा अपवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सेकंड केस में जब अपवर्तन वायु से कांच में जब अपवर्तन हो रहा होगा, कांच में अपवर्तन, तब वायु का वेग तो हमारा सेम ही रहेगा, वायु का वेग v तथा कांच में वायु का वेग v2 है। ठीक, तो पहले केस में जब हमारा जो अपवर्तनांक हुआ n = हो जाएगा v/v1। क्यों, किस फार्मूले से, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, समीकरण नंबर 1। दूसरा, इसको हमने μ1 से कहा है, इसके अपवर्तनांक को, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम में हो रही है। दूसरे माध्यम में μ2 = हमारा n2 = हो जाएगा, इसको n1 कह सकते हैं, v/v2। ठीक, तो जब हमारा देखिए ये तो अभी किसके सापेक्ष था, एयर के सापेक्ष था। दूसरी बात, अब जब हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रहेगी, वाटर से जब कांच में जा रहा होगी तब हमारा क्या होगा, वाटर से जब कांच में जा रहा होगा तब लिखेंगे WNG, तब उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, v/v1/v/v2। ठीक, ये क्या हुआ, कहाँ से आया फिर से हमारा फार्मूला, अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, अब प्रकाश की किरण वाटर से कांच में जा रही है। समझ पा रहे हैं ना, हमने पहला केस लिया था जब प्रकाश की किरण हवा से वाटर में जा रहा था, तब उसका अपवर्तनांक ये आ रहा था माध्यम का v/v1। v किसका वेलोसिटी थी, एयर की वेलोसिटी। v1 जब प्रकाश की किरण जल में जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी थी। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण एयर से कांच में जा रहा था तब प्रकाश की जो वेग था वायु में वो v था। ठीक, दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण कांच में गई तब उसकी वेलोसिटी उस समय v2 था। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण वाटर से कांच में जा रही है, दोनों को मिक्स कर लिए, दोनों मीडियम को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण अब कुछ इस तरह से, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ग्लास है, कुछ प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। तब उस कंडीशन में हमें इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यही तो होगा कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो हमने वही किया कि जब प्रकाश की किरण वाटर से जल में जा रहा था तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, वाटर में जो पूरा अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, तब तो अब हमारा दो मीडियम हो रहा है, इसका अपवर्तनांक अपान इसका अपवर्तनांक, है ना। ठीक, तो क्या होगा, ये अपवर्तनांक हमारा, ये पूरा अपवर्तनांक हो गया और अपवर्तनांक ये दूसरा हो गया, जब ये कांच का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक, तो ये टर्म हमारा कट जाएगा। v भी हमारा सेम है, यहाँ से मिलेगा v2/v1। ये क्या होगा, अपवर्तनांक होगा जब दो मीडियम को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। हमने क्या किया कि एक बार हमने एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला v/v1, दूसरी बात हमने एयर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है v/v2। फिर हमने क्या किया, इस पूरे मीडियम को इस मीडियम के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब प्रकाश की किरण ज्वाइंट करने के बाद प्रकाश की किरण वाटर से ग्लास में जा रही है, उस कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1/μ2 होता है वो v2/v1 के रेशियो के टर्म में आता है। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इस फार्मूले को हम लिख देते हैं यहीं पर कि इस तरह से जब होगा केस तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होता है, μ1/μ2
इज इक्वल टू V2/V1। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे कब, जब दो माध्यम जोड़ दिए गए हों, जब दो माध्यमों को ऐड कर दिया गया हो तब माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है, μ1/μ2 इज इक्वल टू V2/V1, वेयर V2 क्या है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपान पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए μ1/μ2, μ1 का कितना है हमारा 4, यहाँ पर कुछ भी है, और दूसरा μ2 है। हमने यही काम किया था कि 4/3 अपान किया था, अपान 3/2 किया था, देन 8/9 हमारा आ गया था, है ना। यही तो आया था कि पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक था तथा दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक था ये हमारा आया था, ठीक। तो ये वेलोसिटी के टर्म में हुआ। दूसरी बात, अगर इसी को, ये रही क्वेश्चन, अब इसी बेस पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले माध्यम प्रकाश की चाल, वही बात होगी, हमने इस सबको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, हमें कह रहा है कि कांच में कांच का अपवर्तनांक दिया है। इसको हम लिख देते हैं कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक इन द वेग के पदों में अपवर्तनांक, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म ऑफ वेलोसिटी। इसको हमने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, या इसको N1/N2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक। म्यू इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू V2/V1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं कि कह रहा है कि जल, वाटर में प्रकाश की चाल, कुछ भी मान लेते हैं, कह लेते हैं कि एयर में प्रकाश की चाल V1 कितना है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और दूसरे माध्यम में, कोई माध्यम अदर है, उसमें जो प्रकाश की चाल है कितना, वाटर में प्रकाश की चाल लेते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा, आएगा म्यू आएगा या N इज इक्वल टू आएगा V1/V2 ने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1.5, अतः उस मीडियम का जो अपवर्तनांक आएगा वह 1.5 आएगा, ठीक। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्श्व विस्थापन क्या होता है, तो एक छोटा सा थ्योरी और पढ़ेंगे जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक। थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। ये कहता क्या है कि ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, अगर किसी जल में जा रही है और इस जल में हमारा भरा है, इस जल में एक मिरर लगा देते हैं, तो जब प्रकाश की किरण एक बार अपवर्तन के पश्चात जब यहाँ पर पहुँचेगी मिरर पर, तो ये वापस उसी मार्ग से वापस आ जाए, तो हमारे हम लोगों को यही किरण फिर से मिल जाती है। ये कहता है थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट होता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।